ठीक है, चलिए आइए हेडिंग दीजिए स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव हेडिंग दीजिए। स्टैंडिंग वेव मतलब वेव स्टैंड करेगा, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, इसमें हम लोग ये मानते हैं, एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि देयर आर टू वेव, दो वेव हैं मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है, ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि स्टैंडिंग वेव क्या कहलाएगा। तो इसमें अलग अलग वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट a1 इज इक्वल टू, पहले इसको हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मतलब इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट का लिख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये पहला इक्वेशन है वेव का, यानी फर्स्ट वेव का इक्वेशन हो गया। और एक सेकंड है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो दोनों की आप इक्वेशन से ही देख सकते हैं कि फर्स्ट वेव क्या होगा, वो पॉजिटिव एक्स में जाएगा या नेगेटिव एक्स। फर्स्ट वेव का एक्स जो मूवमेंट होगा, स्पीड, वो पॉजिटिव एक्स में होगा, और सेकेंड वेव में नेगेटिव एक्स में होगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड को हम इक्वल मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो हमको एग्जैक्टली नोड और एंटी नोड का कॉम्बिनेशन पता चलेगा। तो सिचुएशन देखिए क्या है, t बराबर 0 पर हम चेक कर रहे हैं, पहला वेव का इक्वेशन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वेव ड्रॉ कर रहे हैं यहां हम लोग। इस तरह से, तो ये जो वेव इक्वेशन है, इसमें ये डायरेक्शन है v का, यानी कि वेव इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा वेव हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो दूसरा वेव का सिचुएशन मतलब वो भी इसी तरह है, और इसमें भी 1/4 ले रहे हैं हम लोग। यहां से यहां का दूरी कितना होगा बता सकते हैं कोई, ये दूरी कितना होगा, लैम्डा बाई 4, वेरी गुड। और यहां से यहां का दूरी लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, अभी दोनों का एम्पलीट्यूड चूंकि सेम है, और हम कितने पे ले रहे हैं, t बराबर 0 पर। अंतर ये है कि ये वेव पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है, और ये वेव नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है। ठीक है, तो t बराबर 0 पर अभी जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम इनका रिजल्टेंट वेव ले, तो ये एम्पलीट्यूड कितना है, a। हमने क्या माना है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल माना है, तो ये बेसिकली a2 था, तो इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, a, और इसका भी a। तो इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, तो यहां पर क्या होगा कि जब वो पिक पकड़ेगा तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और यहां से नीचे जाता हुआ फिर यहां पर टर्न करेगा, तो कुछ इस तरह से इसका पिक आएगा, और ये जो हाइट होगा, दैट हाइट इज 2a होगा, क्योंकि दो वेव यहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। और कैसा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव है, इसलिए एम्पलीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो यहां a प्लस a 2a हो जाएगा, और यहां पर नीचे आएंगे तो ये टोटल ये 2a होगा, यानी कि माइनस 2a नीचे जाएगा वो। ठीक है, t बराबर 0 पर ये हमें डायग्राम बनेगा। अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं t बराबर कैपिटल T बाई 4, अलार्म बज गया क्या, चलिए साइलेंट दोस्तों। देखिए t बराबर T बाई 4 पे हम देखते हैं, तो हम लोग T बाई 4 टाइम आगे बढ़ेंगे, तो ये T बाई 4 आगे बढ़ जाएगा, और ये T बाई 4 पीछे हो जाएगा, होगा ना। तो इस सिचुएशन में आपका ये जो जोन है, ये जोन T बाई 4 का होगा, ये T बाई 4 का होगा कि नहीं, क्यों,
t/4 प्लस t/4, और फिर यहां पर ये t/4 और ये t/4, एक साइकिल कंप्लीट। तो ये t/4 आगे शिफ्ट हो जाएगा और t/4 ये आगे शिफ्ट होगा, तो इसका ये हाफ पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये डाउन पॉइंट जो है यहां आ जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये पीक पॉइंट यहां आएगा। ठीक है, उसका डायग्राम हम बनाएंगे, पहले इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए। क्या जी तुम लेट क्यों हो गए, बोलो। सर मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, ये हमारा रिजल्टेंट वेव है, जो कि y इज इक्वल टू डिफाइंड होगा y1 प्लस y2 से। ठीक है, अभी यहां पर जो रिजल्टेंट वेव का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं हम A, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D, और ये पॉइंट E मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग, ये पॉइंट नोड पॉइंट कहलाएगा, नोड N, क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यानी वेव का डिस्प्लेसमेंट यहां क्या है, 0 है, और ये पॉइंट भी नोड कहलाएगा, ये पॉइंट नोड कहलाएगा, और इस पॉइंट को हम लोग एंटी नोड, एंटी नोड वो पॉइंट है जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, नोड पॉइंट वो होगा जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पॉजिटिव है, यहां भी डिस्प्लेसमेंट है, यहां भी एंटी नोड होगा, तो इस बी पॉइंट और डी पॉइंट में मेजर डिफरेंस क्या है, बी पॉइंट और डी पॉइंट में डिफरेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट दोनों में मैक्सिमम है, एक में बी पॉइंट में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, मतलब एक बी पॉइंट पे हमको ट्रस्ट मिल रहा है और डी पॉइंट पर हमको ट्रस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और नोड पॉइंट वो जहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, मतलब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होगा, और एंटी नोड पोजीशन पे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि नोडल पॉइंट यानी नोड पॉइंट जिसको हम लोग कहेंगे, नोड पॉइंट यानी कि एन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, कहेंगे द पोजीशन वेयर resultant wave has zero डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और एंटी नोड, इसमें कहेंगे द पोजीशन ऑफ वेव वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट कौन कौन से नोड में आ जाएंगे, नोड पॉइंट में यानी एन नोड पॉइंट में कौन सा होगा, ए होगा, सी होगा, ई होगा, क्या ए सी ई, और एंटी नोड पॉइंट में बी डी होगा, ये होगा, आगे जाकर फिर जो भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट एफ है तो एफ होगा। ये सब पॉइंट्स हो जाएंगे, इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, और अब हम अगले डायग्राम में बढ़ते हैं, जो डायग्राम t बराबर 0 पर ना होकर t/4 पे होगा। ठीक है, जस्ट जल्दी से राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि यहां से इस पोजीशन से ये दूरी कितना होगा, ये हम ले चुके हैं ना, ये λ/4 है, और यहां से यहां दूरी λ/2। इसका मतलब है कि एक नोड से एंटी नोड के बीच का गैप कितना होगा, λ/4, और दो कंसेक्यूटिव नोड पॉइंट के बीच का गैप कितना होगा। तो इसका मतलब है कि नोड पॉइंट से एंटी नोड का जो गैप है वो λ/4 का होगा, और नोड पॉइंट से नोड पॉइंट का जो गैप है वो λ/2 का होगा, और एंटी नोड पॉइंट से एक नेक्स्ट एंटी नोड पॉइंट का गैप कितना होगा, λ/2 होगा। जैसे यहां से
ये गैप कितना होगा, λ/2 होगा। ये ध्यान में रखना है। वेव में प्रोपगेशन में जब ट्रैवलिंग वेव या कह लीजिए हमारा जो स्टैंडिंग वेव बन रहा है दोनों वेव के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से, तो वहां पर नोड 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 से एंटी नोड में λ/4, नोड से नोड में λ/2 और एंटी नोड से एंटी नोड के बीच में λ/2। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़िए। कुछ सिचुएशन इस तरह का होगा, ये पॉइंट ये थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसा कुछ होगा। क्या हुआ, ये जो वेव है ये वेव आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर जा रहा था v स्पीड से, तो आगे शिफ्ट हो गया। तो ये पॉइंट जब यहां था t=0 पर, अब शिफ्ट होकर के ये टर्म इधर हो गया और वो उधर शिफ्ट हुआ। तो अब इनके बीच में इंटरसेक्शन जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेव जो बनेगा वो कैसा दिखेगा आपको। रिजल्टेंट वेव जैसे यहां पर एम्पलीट्यूड ए हुआ, ये एम्पलीट्यूड कितना है ए, और यहां का ये एम्पलीट्यूड ए, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर कोई भी नोडिंग कंडीशन में आप देखेंगे तो कोई भी एंटी नोड नहीं बन रहा है, बन रहा है। क्या हुआ, ये जो t/4 पे लिया गया, इसमें मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट वेव था वो पॉजिटिव एक्स में गया, सेकेंड वेव नेगेटिव एक्स में गया, कितना t/4। तो ये इसका जो बॉटम पॉइंट जो मीन पोजीशन था वो इधर शिफ्ट हुआ, और इस साइड वाले वेव का इधर शिफ्ट हुआ तो वो नीचे आ गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, क्योंकि ये नेगेटिव ए है और ये प्लस ए है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0। यहां पर आपको क्रस्ट मिल रहा है और यहां ट्रफ मिल रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर है,
इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा, यहां भी सेम चीज, यहां भी नेगेटिव मिल रहा है और यहां पर क्रस मिल रहा है, यहां ट्रफ मिल रहा है, फिर से क्या हुआ, इंटरसेक्शन जीरो हो गया। तो इस पोजीशन पे, ये पोजीशन को मान लीजिए हम ए कह रहे हैं, ये पोजीशन बी सी डी ई एफ और इसको जी लेते हैं। तो ये सारे कंडीशन में यहां ए बी सी डी ई और एफ, ये सारे जगह पर क्या मिलेगा हमको, बोलिए, all positions are having nodal point. We do not have एंटी नोड हम लोग को इस केस में नहीं मिलेगा। अब यदि t/4 और शिफ्ट हो जाए, मतलब टोटल t/2 शिफ्ट हो जाए, तो यहां का जो वेव ये ऊपर जो ऐसा जा रहा होगा वो इस साइड में आ जाएगा, जो ये ऐसे जा रहा होगा, अब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो ये जब इधर शिफ्ट होगा तो कैसा, ये कर्व ऐसा टर्न ले रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन इधर शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरह से ऐसे दिखेगा, और ये वाला क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तो वेव यहां से ऐसा जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अगले पॉइंट में देखिए, उस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, और ये आगे शिफ्ट हुआ और इसको पीछे शिफ्ट होना है, तो ये पॉइंट यहां आएगा, तो सिचुएशन क्या बनेगा इसमें, ऐसा कुछ होगा। तो ये कौन से टाइम पर होगा, एट t बराबर t/2 पर होगा। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, इस केस में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, सही है, ये कुछ गड़बड़ है, आ? ये ऐसे आएगा ना सॉरी, ये तो ठीक ही है, t/4 शिफ्ट होगा ना, तो t/4 शिफ्ट होगा तो ये इतना टर्म होगा, और इसमें यदि ये शिफ्ट होगा इधर तो ये टर्म इतना जाएगा, ये गलत है क्या, बताइए कुछ यार, आपको सामने फ्रंट से देख रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ये t/4 इधर शिफ्ट होगा तो इतना पोर्शन ऊपर आएगा, ऐसा कुछ होगा, ये ठीक है ना, और ये t/4 इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट यहां आएगा, आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब इस केस में, इस सेक्शन में दोनों ऐड हो रहे हैं, यहां पर भी दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर जो रिजल्टेंट मिलेगा, इन दोनों ऐड होकर के यहां आएगा पिक, ठीक है, तो यहां से ये पिक पकड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और ये जो हाइट होगा ये कितना होगा, 2a, यहां पे ये जो हाइट होगा दैट हाइट इज 2a, ये -2a में आएगा, वो +2a में आएगा, और यहां पर ये कितना होगा 2a, तो ये पॉइंट हो जाएगा एंटी नोड, ये पॉइंट क्या होगा नोड, इस पॉइंट पर एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, और इस पॉइंट पे नोड, क्या दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का गैप कितना है, यहां पर भी π/2 है, हाँ सॉरी λ/2 है, तो नोड से नोड के बीच का गैप कितना आ रहा है, यहां जैसे ये नोड हुआ ना, यहां से कंसेक्यूटिव नोड के बीच का गैप कितना होगा, ये λ/2 होगा। अच्छा, एक एंटी नोड से नोड के बीच का गैप λ/4, तो λ/2, एंटी नोड से नोड के बीच का गैप λ/4, और एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के बीच का गैप λ/2,
यहां भी फॉलो हो रहा है या नहीं? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वेव का शिफ्टिंग हो रहा है, उससे नोड पॉइंट और एंटी नोड पॉइंट चेंज हो रहे हैं। इससे पहले वाले में जो यहां पोजीशन था, इससे पहले ये तो ठीक है t/4 पे, इससे पहले t बराबर 0 पर ये पॉइंट ए पॉइंट क्या था, नोड था कि एंटी नोड था? नोड ही था। अच्छा, उसमें और जस्ट t बराबर 0 पर जो हमारा नोडिंग कंडीशन है उसमें और t/4 पर क्या चेंजेस आया, दोनों में क्या चेंजेस आए? मतलब जहां जहां एंटी नोड थे वहां नोड हो गया, है ना, जहां नोड थे वहां तो नोड ही था। अच्छा, अब t बराबर 0 और t/2 में क्या डिफरेंस आया? t बराबर 0 पर जो हमारा नोडिंग कंडीशन है और एक t बराबर t/2 पर रिवर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स हो रहा है कितने पर, t/2 पर। अब 3t/4 पर क्या होगा, 3t/4 पर ये या आगे शिफ्ट हो जाएगा तो वेव ऐसे जनरेट होगा, और ये आगे और शिफ्ट होगा तो वेव जस्ट नीचे होगा, तो फिर उस केस में भी आपको जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा? जैसे ये आगे शिफ्ट होगा तो वेव ऐसे टर्न करेगा, और ये आगे शिफ्ट होगा तो वेव ऐसे टर्न करेगा, इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा, जीरो। इसको ड्रॉ करके वो थर्ड करिए, खुद से करिए, तो 3t/4 पे खुद से निकालिए, करिए, इसको ड्रॉ कीजिए फिर उसको निकालिए। सॉरी, स्टैंडिंग वेव का बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, स्टैंडिंग वेव का। फर्स्ट वेव हैविंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस मान लेते हैं पाई। मतलब पहला वेव जो है वो पाई फेज से मतलब वो मूव कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वेव पाई फेज डिफरेंस है, मतलब कहने का मतलब यदि हम एक्स पार्टिकल ले रहे हैं तो एक्स पार्टिकल उसके एक्स पार्टिकल जो ले रहे हैं उसका वाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वाई पाई डिस्टेंस पाई जो फेज होगा उसके बाद होगा। मतलब पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा था तो पाई उसका फेज होने का मतलब क्या था, बता सकते हैं? पाई 2 होने का मतलब ये था कि पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट किया। पाई का मतलब अपने मीन पोजीशन से चला लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन। टी बराबर जीरो, पाई मतलब फेज जीरो होने का मतलब क्या है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है जब टी बराबर जीरो है। t/4 यदि यदि यहां पर π/4 है तो उसका मतलब क्या हुआ, यदि फेज आपका ये तो इक्वेशन हो गया, ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, लेकिन ये फेज है। तो फेज में जैसे वहां पर हम लोग क्या लिए थे, जैसे वहां x बराबर a साइन ओमेगा टी और मान लीजिए प्लस π/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन पोजीशन पे नहीं है टी बराबर जीरो में। टी बराबर जीरो में देखिए कहां पर है, एट टी बराबर जीरो पर x बराबर क्या है, a साइन π/2 है, यानी x बराबर a पर है। यानी पार्टिकल का जब t बराबर जीरो पे हम काउंट करना शुरू करेंगे तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं होगा,
वो ए पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, ठीक है। और यदि हम पाई यूज कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पाई यूज करते हैं, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी और प्लस पाई यूज कर देंगे, तो इसका मतलब है कि एक्स बराबर यहां पर होगा माइनस ए बराबर एक्स बराबर 0 पे होगा, टी बराबर 0 पर। लेकिन टी बराबर 0 पर पाई होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल टी बराबर 0 पे तो होगा, एक्स बराबर 0 पर, मतलब टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 0 पे होगा, लेकिन इस बार पार्टिकल नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा होगा, ठीक है। एक्स पर 0 होने का मतलब एक्स पर 0 हुआ, इसका मतलब पार्टिकल के पास दो तरह का वेलोसिटी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक्स में, एक नेगेटिव एक्स में। 0 पे है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ पार्टिकल मूव करेगा, और यदि हमारा वो पाई का वैल्यू, वो फेज का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब पाई नहीं है, मतलब 0 नहीं है, पाई है, उस केस में वो मीन पोजीशन पे तो होगा लेकिन नेगेटिव एक्स की तरफ मूव करेगा। तो ये वो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग जैसे इसको हम थोड़ा और एलोबरेट करें तो यहां y1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a, और इतने से पूरे एंगल को हम थीटा मान सकते हैं, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो y1 बराबर a साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा होगा, या फिर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो माइनस थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y1 बराबर a, इसको a1 मान लीजिए, ठीक है, साइन, और ये हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इन जनरल हम लोग एम्पलीट्यूड को क्या मानते हैं, अब हम लिखते हैं सेकेंड वेव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यदि सेकेंड वेव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें तो y2 बराबर a2 लिख रहे हैं, और साइन इस केस में हम लोग मान रहे हैं कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स। वी एज्यूम wave is traveling in negative x axis, ठीक है। वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स में, तो ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 2। लेट हम और क्या मान रहे हैं, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a मान रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन आ गए, हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन है, एक हो गया y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक y2 बराबर क्या है, a साइन, और यहां क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, इक्वेशन नंबर 2। नाउ रिजल्टेंट वेव क्या होगा, रिजल्टेंट वेव के लिए हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू कितना, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक। a कॉमन लेंगे तो y इज इक्वल टू a कॉमन लिए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर, और इसको साइन ए प्लस बी पर, तो यहां y इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स और प्लस साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसा। कुछ कैंसिल आउट भी होगा क्या, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू आया उसमें क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a, और ये आ जाएगा साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, तो 2 साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक। अब यहां पर ध्यान से समझिए, दो बातें को ध्यान से समझना है। एक तो हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, और यहां पर
यहां पर 2 इंटू ए या फिर 2a साइन साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, ये वाले टर्म को हम ध्यान से समझें। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये और इसमें ये क्या कहलाएगा, इसको और अच्छे से यहां पर हम लोग समझें तो यहां क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, अब ध्यान समझिए, इसको हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये r है, r मान लेते हैं इसको, तो r cos ओमेगा टी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू r, और यहां पर साइन ओमेगा टी, सॉरी यहां पर कैसे इसको लिख सकते हैं बताइए? ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी आर, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आर क्या है? वेयर आर इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स। क्या आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है? होगा इसमें, ध्यान समझिए। ये जो एक्सप्रेशन हमने लाया है, दैट एक्सप्रेशन इज, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। ठीक है, जो कि एक पीरियोडिक इक्वेशन है कि या नहीं, पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। जैसे यहां पर इसको हम थोड़ी देर के लिए आर मान लेते एक सेकंड के लिए, ये एक कांस्टेंट है, सपोज आर एक कांस्टेंट है एक सेकंड के लिए, तो आर कांस्टेंट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आया, आर कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर y पीरियोडिक फंक्शन हुआ ना, क्योंकि कॉस ओमेगा टी एक ऑलरेडी पीरियोडिक फंक्शन है। t बराबर 0 पे कुछ और आएगा, t बराबर टी बाई 4 पे कुछ आ रहा है और आएगा, t बराबर टी बाई 2 पे अलग आएगा कुछ, तो अलग अलग वैल्यूज पर ये चेंज होता जाएगा और -1 से +1 के बीच में वैरी करेगा। तो r क्या है हमारे लिए, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो r हमारे लिए, या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू उसका अलग फेज डिफरेंस हो सकता है, फेज हो सकता है। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन जनरल आर रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इस पीरियोडिक ऑसिलेशन का, ये पीरियोडिक ऑसिलेशन का आर एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं? एम्पलीट्यूड अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे? आर बराबर 2a साइन के एक्स, के तो कांस्टेंट होता है लेकिन एक्स वेरी करता है ना। यदि हम पर्टिकुलर कोई पार्टिकल को ले लेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा? एक पर्टिकुलर एक्स के लिए तो आर कांस्टेंट होगा, लेकिन जैसे हम एक्स चेंज करेंगे तो आर चेंज होगा, और आर चेंज जनरली पीरियोडिक मोशन में आर चेंज नहीं होता है, नहीं होता है ना। एक्स के चेंज होने पर आर चेंज थोड़ी ना हो जाता है, मतलब एम्पलीट्यूड चेंज थोड़ी ना हो जाता है। एक वेव जो बनता है उसमें एक्स चेंज करेंगे तो मान लीजिए इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर आया, एक्स चेंज करने पर इस पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो 2 सेंटीमीटर ही होगा वेव इक्वेशन में। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि यदि आप एक्स चेंज करेंगे तो आर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये ऑलरेडी एक पीरियोडिक फंक्शन है, और साथ साथ वाई जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो ऑलरेडी एक पीरियोडिक फंक्शन है। समझ पाए इस बात को? तो एम्पलीट्यूड यहां पर कांस्टेंट नहीं है। और इसको एक छोटा सा बात को समझें यहां पर, इस बीच में इसको बाद में आप लोग लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि वेव इक्वेशन ऐसा आया, हम ये वेव है तो ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को बी,
और इस पॉइंट को सी कह रहे हैं, तो हम ए से बी का दूरी जान सकते हैं, क्या होगा, λ/4 होगा कि 2 होगा, 2 होगा। ठीक, अब इस बी पॉइंट पर इसका इक्वेशन y बराबर कितना है, r cos ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड बी पॉइंट पर r एट पॉइंट बी पता करना है हमको। तो हमको पता करना है बी पॉइंट पर, तो यहां पर क्या है, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 2a साइन और कितना है k का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, और x का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, λ/2, λ/2 पुट करेंगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहां क्या है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, पाई बचा, तो आर बी बराबर क्या आएगा, 2a साइन पाई बराबर क्या, तो उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है ना, बी पॉइंट पर। मान लीजिए हम एक्सट्रीम पॉइंट पे पता करना है यहां पर, तो यहां पर वो इस पॉइंट को हम डी मान रहे हैं, तो ए से डी का दूरी कितना होगा, π/4 λ/4 होगा, तो उसमें हम x की जगह λ/4 पुट करेंगे ना। तो यदि मान लीजिए हम x की जगह पर λ/4 पुट करते हैं और हमको आर डी पता करना हो, जैसे आर भी पता किए, आर डी पता करते हैं, तो साइन, अब यहां पर k 2 पाई बाई लैम्डा और इसका वैल्यू कितना होगा, λ/4, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ और यहां पर आ जाएगा 2, तो π/2 होगा, तो आर डी बराबर कितना आ गया, ये हाइट कितना हो जाएगा, 2a क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड जो कि दोनों वेक्टर के एडिशन से आया है, यानी कि ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर दोनों वेक्टर, कौन सा, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कौन है, जिसका y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, a साइन kx माइनस ओमेगा टी है, और सेकंड वेक्टर कौन सा है, जो y2 बराबर a ओमेगा टी प्लस kx है। दोनों का एम्पलीट्यूड जहां एग्जैक्टली ऐड हो गया होगा, या दोनों का जो क्रस्ट है वो एक साथ मैच किया होगा, तब ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बना। बात समझ पे कुछ आ रहा है। और ये वो पोजीशन है जहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का क्रस्ट दोनों है मैच कर गया, और ये पोजीशन है वो जहां पर दोनों का, एक का क्रस्ट एक का ट्रफ रहा होगा, इसलिए रिजल्टेंट 0 आया, तो बी पॉइंट 0 है, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर ट्रैवलिंग वेव का, ये सॉरी स्टैंडिंग वेव का ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया, एक्सप्रेशन। अब हमको किस पॉइंट पर नोड मिलेगा, किस पॉइंट पर एंटी नोड मिलेगा, उसको देखेंगे। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए कंप्लीट। पॉइंट्स लिखा देते हैं, इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, फिर पॉइंट्स लिख लीजिएगा। वो जो ब्रैकेट में लिखे हैं सबसे लास्ट में लिखिएगा उसको। ध्यान से देखिए, यहां पर आर जो हो गया वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया, तो आर बराबर 2a साइन kx है। आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव, तो जो रिजल्टेंट वेव हुआ उसका एम्पलीट्यूड हुआ विच वैरी with the position of wave particle, ठीक है। अब यहां पर r मैक्स, r यदि मैक्सिमम होगा तो हमें क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा, ठीक है। r मैक्सिमम होगा तो एंटी नोड मिलेगा, तो r मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है, r बराबर क्या है, 2a साइन kx, तो साइन के अंदर का जो भी वैल्यू है यदि वो मैक्सिमम हो जाए तो r मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो r फॉर, यहां पे लिख रहे हैं फॉर r मैक्स होने के लिए साइन kx का वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए ना, क्योंकि r का वैल्यू मतलब x जो है साइन x, तो वो तो साइन π/2 पे भी +1 होता है, और 3π/2 पर क्या होता है, -1 होता है। -1 भी हमको चाहिए क्योंकि वो भी एंटी नोड देगा, और +1 चाहिए, वो भी हमको एंटी नोड देगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो प्लस जो मिलेगा 1, वो कंडीशन होगा जब दोनों वेव का क्रस्ट मैच करेगा, और जब -1 तब मिलेगा जब दोनों वेव का ट्रफ मैच करेगा। तो हमको दोनों चाहिए। अब थोड़ा सा टर्म आता है मैथमेटिक्स का, तो हमको ये बताइए कि ये एक्सप्रेशन हमको लाना है,
तो ये एक्सप्रेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कितने पे आ सकता है। π/2 पे तो हमको +1 मिलेगा ना, -π/2 भी तो लाना है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे sin kx इज इक्वल टू sin 2n+1 π/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब n क्या है, n का वैल्यू हमने 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। n का वैल्यू यदि 1 पुट कर दिया तो -1 मिल जाएगा। n का वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया तो 5π/2 पे क्या मिलेगा, देखिए यहां से गए पाई, फिर पाई, 2 पाई हो गया, 0 पे आ गए, अब वहां से फिर π/2 ऐड कर दीजिए तो 5π/2 हो गया, यानी कि 90 डिग्री पे आ गए, 0 से 90, तो 90 पे आए तो हमको फिर 1 मिलेगा। यदि n का वैल्यू 3 पुट कर दिया तो 7π/2 मिलेगा। तो अब यहां से आ जाइए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई आ गए, और उसके 7π/2 मतलब 3.5 पाई, तो यहां से फिर यहां गए तो आप देखिए n का एक वैल्यू पर आपको +π/2 मिल रहा है और एक दूसरे वैल्यू पर -π/2 मिल रहा है, तो ये रिलेशन हम ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम क्या लिखेंगे, kx इज इक्वल टू 2n+1 π/2 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। k का वैल्यू क्या होता है, 2π/λ, x बराबर 2n+1 π/2, तो यहां से पाई पाई कैंसल आउट होगा, तो यहां से x बराबर 2n+1 और लैम्डा जाएगा इधर, ऊपर में जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो λ/4 होगा। तो λ/4 2n+1 λ/4 ये वो कंडीशन है जहां पर हमको n के वैल्यूज पर हमको x क्या मिलेगा, वो x का वैल्यू क्या मिलेगा, नहीं समझ में आया? अरे इसको समझ लीजिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सब यूज होता है, समझिए। x का वो वैल्यू, जैसे n का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, n का वैल्यू 0 पुट किया तो ये कितना हो गया, 1, तो 1 यानी कि λ/4, x बराबर λ/4, तो x बराबर λ/4 पे हमको क्या मिलेगा, ठीक है। अब फिर 1 पुट कीजिए तो ये हो गया 2 इंटू 1, 2+1 यानी 3 λ/4, तो फिर x बराबर 3 λ/4, फिर हमको एक एंटीनोड मिलेगा, फिर हम n का वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 इंटू 2 6+1, तो 7 λ/4 पर हमको फिर एक एंटीनोड मिलेगा, समझ पाए? हाँ, ये बात अलग है कि एक बार प्लस के लिए मिलेगा और एक बार माइनस के लिए मिलेगा, लेकिन चूंकि हम r मैक्स लेके चले हैं इसलिए इनके n के जितने भी वैल्यू होंगे उन सारे वैल्यूज पे हमको एंटीनोड्स मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, लिख सकते हैं वी विल गेट antinodes for all different values of n। तो अब यहां पर देखिए n बराबर 0 पर x कितना है, λ/4 आया, ठीक। x बराबर 1 पर, सॉरी n बराबर 1 पर x बराबर कितना आएगा, 3 λ/4, n बराबर 2 पर x बराबर कितना आएगा, 5 या 7, या थ्रू 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 λ/4। ये जितने भी हैं ये क्या है, एंटीनोड के लिए है, एंटीनोड के लिए है। गैप कितने का है, λ/4 और 3 λ/4 में गैप कितने का है, हाँ? अरे
75 पैसा में से 25 पैसा घटाएंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, कितना लैम्डा बाई लैम्डा, बोलो ठीक से, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 होगा। जैसे 75 पैसा में से आप 25 पैसा हटाइएगा तो कितना बचेगा? 50 पैसा है, तो लैम्डा बाई 2 होगा। और ऐसे भी अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि एक कंसेक्यूटिव एंटी नोड और एंटी नोड के बीच गैप कितना रहेगा? लैम्डा बाई 2, यही तो है। कुछ लोग पाई बाई 2 कर रहे हैं। सर लिखा कुछ भी हो, मेरा प्रोसेसर तो पाई पे अटका हुआ है ना। और इस केस के बीच में गैप फिर कितने का आ गया? लैम्डा बाई 2 का ही आएगा। इसीलिए ये भी एंटी नोड कंडीशन है। समझ पा रहे हैं? अब आ जाइए अगला कहानी। अब हम चाहते हैं फॉर आर मिनिमम। आर मिनिमम कब मिलेगा? आर मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अब तो नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो इसमें ही ले चुके हैं हम लोग, और उस पर एंटी नोड मिलेगा हमको। तो आर मिनिमम यानी कि हम नोडिंग कंडीशन के लिए जा रहे हैं, नोड के लिए जा रहे हैं। तो आर मिनिमम मिनिमम यानी कि साइन के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन के एक्स बराबर साइन एन पाई लिख सकते हैं क्या? एन का वैल्यू 0 तो साइन 0, एन का वैल्यू 1 तो साइन पाई फिर से 0। उसके बाद यदि एन का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू पाई 0, 2 पाई 0 होता है ना साइन का। तो यहां से के एक्स इज इक्वल टू एन पाई हो गया, और यहां 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू इंटू एक्स बराबर एन पाई। एन पाई हुआ, तो यहां से हम पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन लैम्डा बाई होगा। ठीक है, तो एन लैम्डा बाई 2। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में वेयर हम फिर से वही लिखेंगे, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन, वी विल गेट क्या? नोड पॉइंट। नोड पॉइंट कैसे? तो n बराबर 0 पर x कितना होगा? 0। n बराबर 1 पर x कितना होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। n बराबर 2 पर x कितना होगा? बोलो। 2 लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। उसके बाद n बराबर 3 पर x बराबर कितना? 3 लैम्डा बाई 2, यही आएगा ना। तो इसके बीच में ये गैप कितना है? लैम्डा बाई 2 का, और ये क्या है? नोड है। समझ पा रहे हैं? इनके बीच का गैप कितना है? लैम्डा बाई 2, और यहां से यहां के बीच का गैप कितना गैप है? लैम्डा बाई 2 ही है ना। तो यहां पर भी एक नोड से दूसरे नोड के बीच का गैप कितना है? समझ पाए बात को? कहानी समझ पाए? तो ये डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये क्या है? नोड। ये पॉइंट क्या है? ये, अरे बोलो। तो यहां से ये दूरी कितना होगा? एक नोड से एंटी नोड का, एक नोड से दूसरे नोड का लैम्डा बाई 2, और एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड का, एक वेव इधर गया, एक वेव इधर आ गया, इंटरसेक्शन हुआ। समझ पाए मेरी बात से? तो कुछ आज की बात समझ में आई? चलिए छाप लीजिए।